होता है और फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस में यूज होता है। दूसरा बोर्ड के हिसाब से वीवीआई है। याद करो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, पी साइन थीटा याद आ रहा है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। हाँ, इसी का दूसरा डेरिवेशन किस नाम से आता है? बिहेवियर ऑफ magnetic dipole in uniform magnetic field, मतलब डेरिवेशन दो तरीके से पूछा जाता है, या तो बिहेवियर ऑफ डाइपोल जो है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक्सप्लेन करो, और नहीं तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करो। ये 3 मार्क का डेरिवेशन आता है जो बोर्ड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं पहले ही वीवीआई कर दिया। क्या बोला, समझ में आया? अब सिर्फ कैसे याद रखना उसके लिए बताता हूं। टॉर्क जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंस के कॉज से निकालते थे तो उसकी वैल्यू आती थी पी साइन थीटा। आती थी कि नहीं आती थी? सो यहां पे क्या आएगी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, टाउ इक्वल टू पी इलेक्ट्रिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल को किससे डिनोट किए थे बच्चे? म्यू से। एम से भी मैंने बताया था, बहुत सारे बुक में डिनोट करते हैं। सो पी इज रिप्लेस बाय म्यू, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्लेस बाय बी, क्योंकि बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें क्या डिराइव करना है बच्चे? म्यू बी साइन थीटा। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले वाला याद रखो, उल्टा पुल्टा कर दो, नया फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। क्या बोला, पता चला? सो जैसे वहां पे लिया था वैसे ही यहां पे भी लेना है। डाइपोल को हमने प्लेस किया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहां पे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डाइपोल निकालना इसलिए सिंपल था बिकॉज वहां पे एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और डाइपोल को प्लेस करते थे उसी प्लेन में होता था। ये थोड़ा टिपिकल इसलिए लगता है क्योंकि ये 3D में होता है और हमारा बोर्ड 2D में है। मतलब हम दिखाते 2D में है बट पूरा का पूरा हो रहा होता है रोटेशन 3D में। इसीलिए ध्यान से देखना एक एक चीजों को कैसे किया जा रहा है। सो जैसा कि बताया गया है कि हमें बिहेवियर देखना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल का। सो फर्स्ट वी हैव टू प्लेस a magnetic dipole in uniform magnetic field. So magnetic field ये ले लिया suppose outward, ये ले लिया magnetic field. Let the magnitude of magnetic field is B. अब dipole क्या होता है? तो कोई भी closed loop, तो मैंने यहाँ पे एक closed loop ले लिया, कोई भी एक rectangular conductor, ये closed loop ले लिया जिसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। एक सेकेंड रुकना, फील्ड बाहर, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ले लेता हूं। क्लॉकवाइज भी ले सकते थे लेकिन रोटेशन उल्टा होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया। एंड लेट द वैल्यू ऑफ करंट इज आई, यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है सब जगह ऑफ कोर्स एक जगह आई है तो सब जगह क्या होगा? तो आई ही होगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या बच्चे? एक रेक्टेंगल है जिसका बेस जो है वो b ले लिया, मतलब ब्रेथ b ले लिया और लेंथ l ले लिया। सो एक रेक्टेंगल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और रेक्टेंगल एक कंडक्टर है, मतलब रेक्टेंगुलर कंडक्टर है। सो a rectangular conductor is placed in uniform magnetic field. So we have to find torque experience in it. ये बताओ, ये एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, नेट फोर्स इस पे लगने वाला कितना है? नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी इस पे लगने वाला? जल्दी बोलो बच्चे, सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ, कितना होगा नेट फोर्स की वैल्यू? 0। अरे क्यों, क्लोज लूप है ना, पहले ही से सिखाया था किसी भी क्लोज लूप में कितनी वैल्यू होती है? 0। अब चलो चेक करते हैं
सपोज इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, लेट दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, सी एंड डी। तो देख के पता चला कि ये लेंथ 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइडेड है, एक ए से बी, एक बी से सी, एक सी से डी और डी से ए। छोटी छोटी चीजों को ब्रेक करके समझा रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि बाद में बाउंस हो जाएगा पूरा ये। अब हुआ ये कि करंट को मैं थोड़ा नीचे दिखा देता हूं, यहां पे करंट फ्लो हो रहा था आई। अब ये ए से बी तक का लेंथ स्मॉल एलिमेंट है कि बड़ा एलिमेंट है? बड़ा एलिमेंट है, हाँ या ना बच्चे? बोलो हाँ। अब इस पे लगने वाला फोर्स हमने देखा था कि जब एलिमेंटल लेंथ नहीं है, बड़ा लेंथ है, तो हम डायरेक्ट यूज करते हैं BIL sin थीटा। मतलब किसी भी कंडक्टर पे, किसी भी वायर पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू थी BIL sin थीटा, हाँ या ना? अरे बोलो यस सर। हाँ यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि एलिमेंटल अगर लेंथ होता है ये ए और ये बी, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड वाले में प्लेस्ड है। अब एक छोटा अगर पार्ट की बात करते हैं जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इस छोटे वाले पार्ट पे देखते हैं कि फोर्स किधर लग रहा है। तो फील्ड होता है बाहर, देखो राइट हैंड पाम रूल, फील्ड बाहर, करंट ऊपर, फोर्स किधर? राइट हैंड साइड, हाँ या ना? अब इस पे फोर्स लगता है ये DF और लगता है राइट हैंड साइड, लेकिन हमें स्मॉल एलिमेंट पे चाहिए कि पूरे पे चाहिए फोर्स? पूरे पे। और पूरे पे जो फोर्स लगेगा F लगेगा, उसमें तो तुमको भी डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि वो जो F का डायरेक्शन कहां दिखा है, सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में, या ऊपर या नीचे? तो आंसर है सेंटर में। किसी को प्रॉब्लम है? सेंटर पे क्यों दिया पता चला? क्योंकि यूनिफॉर्म लेंथ है, हम एक जगह दिखाएंगे कि टोटल सेंटर ऑफ मास जैसे कहीं पे कॉन्सेंट्रेट होगा। सो नेट फोर्स किधर लग रहा है? बीच में मैंने दिखाया। डायरेक्शन तो कहीं पे भी देखो इसी साइड लग रहा है, यस और नो? हाँ, सो तुम लोगों को ये पता चल गया बच्चे कि इस पूरे सेगमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो राइट हैंड साइड लग रहा है और सेंटर पे फोर्स दिखाना है, ठीक है? लग पूरे पे रहा है, लेकिन हम नेट कहां पे दिखा रहे हैं? सेंटर पे। इस पे भी तो फोर्स लगेगा, तो देखो फील्ड अभी भी बाहर है, करंट किधर? इधर, तो फोर्स किधर? आंसर है ऊपर। सो अब ये बी ना यहां दिखाने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ब्रेड्थ यहां पे दिखा दिया बी। हाँ, सो सेंटर पे दिखा दिया, फोर्स किधर लगा बच्चे? ऊपर, और फोर्स का नाम क्या दे दिया? F2। इस सेगमेंट में देखा तो फील्ड बाहर है, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फोर्स बीच में फिर से लगा, नाम क्या दे दिया बच्चे? F3, सही है। एंड यहां पे भी सेंटर पे नीचे फोर्स लगा, नाम दे दिया F4, सही है यहां तक? यस और नो? सो क्या F1, F2, F3 और F4 इंडिविजुअल जीरो है या सब मिला के जीरो है? सब मिला के जीरो। सब मिला के जीरो होने का लॉजिक ये है कि जितना F2 ऊपर होगा उतना F4 नीचे होगा, मैग्नीट्यूड सेम, ये कैंसिल आउट कर दिए। जितना F1 इधर उतना F3 इधर, वो कैंसिल कर दिए। सो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई 0। सो हमने लिखा नेट फोर्स Fnet acting on a dipole placed in uniform magnetic field is equal to 0, that is, इसी को लिख सकते हैं बच्चे Fnet इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहां तक किसी को डाउट नहीं रही होगी, होप सो। इसमें एक चीज और पता चला कि F1 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे? सेम है। उसकी वैल्यू कितनी है? सो BIL, और थीटा की वैल्यू तो 90 ही है। इसका मतलब क्या है? B इंटू I इंटू लेंथ है L और साइन थीटा की वैल्यू है 90। इसका मतलब वैल्यू हो गई BIL बिल।
F1 इक्वल टू F3 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया BIL। होप कि यहां तक प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। सिमिलरली F2 और F4 की वैल्यू सेम सेम होगी। चेक करो फिर से BIL sin थीटा। अब की बार लेंथ की वैल्यू b है, स्मॉल b। यहां पे लेंथ की वैल्यू l था, यहां पे लेंथ की वैल्यू क्या है, स्मॉल b। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं b इंटू आई इंटू b। बताओ यहां तक कोई डाउट हुआ? अब इस पूरे सिस्टम, इस पूरे अरेंजमेंट के लिए नेट टॉर्क की वैल्यू क्या दिख रही है तुमको? इस पूरे अरेंजमेंट के लिए नेट टॉर्क की वैल्यू क्या दिख रही है? 0। चेक करो स्टेयरिंग, पता है ना स्टेयरिंग? स्टेयरिंग हमने देखा है, स्टेयरिंग में कैसे होता है, एक ऊपर लगता है और एक किधर लगता है, नीचे। एक ही सिस्टम पे एक ऊपर एक नीचे, तब वो घूमता है। अगर दोनों हाथ से फोर्स ऊपर की तरफ लगाए, क्या घूमेगा वो? हाँ, नहीं घूमेगा। ठीक है, अब चेक करो यहां ध्यान से। ये कुछ ऐसा अपना सिस्टम है, ये कुछ ऐसा सिस्टम है, रेक्टेंगुलर है। इसमें फोर्स लग रहा है इधर, इस पे इधर, इस पे ऊपर और इस पे नीचे। ये घूमेगा या स्टेशनरी रहेगा? तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई? 0। सो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए टाउनेट की वैल्यू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस टाउ4, लेकिन नेट की वैल्यू क्या हो गई बच्चे? 0। नेट टॉर्क की वैल्यू इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हो गया है अपना 0। किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करता हूं। क्वेश्चन है टॉर्क कब आता है? जब रोटेशन होता है। जब रोटेशन ही नहीं होगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सो अब इसको रोटेट करके देखेंगे कि रोटेट करने के बाद टॉर्क ऑफ कोर्स एग्जिस्ट होगा जैसे रोटेशन होगा। सो तब हम देखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, कि उस पे कितना वैल्यू या कितना मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अप्लाई हो रहा है। रब करो इसको। हाँ, सो ऐसा सिस्टम जब भी आए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। अब एग्जाम में तुमको ये सब नहीं बनाना होता है, मैंने तुमको इसलिए ये सिखाया क्योंकि पता चले फोर्स 0 हो रहा है, टॉर्क 0 हो रहा है। आपकी जब रोटेशन करेंगे तब टॉर्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो डेरिवेशन में ये मत करना, ये तुम्हारे समझने के लिए था। हाँ, इसके अबाउट अलग से भी कुछ कुछ पूछ लेते हैं। सो चलो अब रोटेशन करते हैं, तो ध्यान से सुनो कैसे हो रहा है। ये बताओ कौन से प्लेन में दिख रहा है जल्दी? XY। ये XY प्लेन में है, ठीक है। रोटेशन बच्चे XZ प्लेन में होने वाला है, ध्यान से सुनो। ये ऐसे है और मैंने रोटेट ऐसे किया। बताओ कौन से प्लेन में रोटेशन हो रहा है? जल्दी बोलो। अरे मैं कुछ भी बोलूंगा तो तुम भी कुछ भी बोलोगे, दिमाग लगाना है कि नहीं लगाना है? बताओ कौन से प्लेन में रोटेशन हो रहा है? बोलो। YZ। पगलो, x तो कांस्टेंट ही है। देखो ये y एक्सिस से बढ़ते बढ़ते किधर जा रहा है? z एक्सिस की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे x तो अभी भी ऐसे ही है ना, x किधर चेंज हो रहा है? x तो अभी भी ऐसे ही है, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, x तो बेचारा वैसे ही है। y एक्सिस देखो यहाँ पे, ये y एक्सिस है, मार्कर देखो y एक्सिस से अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और अंदर की तरफ जा रहा है तो अंदर वाला एक्सिस कौन सा होता है? z एक्सिस होता है। तो रोटेशन हम मैं कराने वाला हूं YZ प्लेन में, लेकिन तुमको दिखेगा XY प्लेन में, क्योंकि अपना बोर्ड तो 2D में है ना। तो Z एक्सिस वाला अभी तक डॉट दिखा देते थे, अभी यहां तो डॉट दिखाने से काम चलेगा नहीं। तो तुमको दिखेगा डायग्राम XY प्लेन में, लेकिन रोटेशन जो हो रहा है वो कौन से वे में हो रहा है? YZ प्लेन में। ठीक है, अब डायग्राम में 3D बना रहा हूं, ठीक है। हाँ, सो लिखा कंसीडर, थोड़ा लिख देता हूं कि पता चले। कंसीडर ए मैग्नेटिक डाइपोल which is placed in uniform magnetic field at an angle theta
विथ मैग्नेटिक विथ क्या, सो विथ मैग्नेटिक फील्ड, विथ एंगल थीटा, विथ क्या ले लिया बच्चे, थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक सही है, पक्का सही है, किसी को डाउट है? मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स। अच्छा, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, पूरा लिख देता हूं। फोर्स की बात ही नहीं है यहाँ पे, फोर्स कहाँ लिखा है, फोर्स एंगल वगैरह थोड़ी देखना है। अभी टॉर्क का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा लिखा था, तो एंगल किसके बीच का होता है, वो बी और एम के बीच का एंगल होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ा सा अब ये करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सो सेम वही डायग्राम है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड तो मैं डॉट से दिखा रहा हूं ना, तो अच्छा चलो एंगल का मैं देख लेता हूं कैसे करना है। पहले कैसे था बच्चे, पहले तो ऐसे था ना, सीधा सीधा रेक्टेंगल के फॉर्म में, हाँ या ना? हाँ सर। अब कैसे हो रहा है, अब जब रोटेट होगा तो मुझे लगता है कि डायग्राम कुछ ऐसे बनना चाहिए। तुम लोग भी थोड़ा देख के एडजस्ट करना कि जब रोटेशन होगा तब जो डायग्राम बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है इस रेक्टेंगल का, ये कुछ सेंट्रल एक्सिस है रेक्टेंगल का। थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा है, मैं अच्छे से और बनाने की ट्राई करता हूं। ये कुछ डाइपोल का एक्सिस दिख रहा है। सो कुछ ऐसा पता चला कि ये एंगल थीटा से रोटेशन हुआ। ध्यान से देखो, ये पूरा प्लेन ऐसे था और इसका रोटेशन कुछ ऐसे हो रहा है, तो क्या 3D में ऐसा ही डायग्राम बनेगा? हाँ सर, ऐसा ही बनेगा। देखो पहले ऐसे था, अभी रोटेट होके कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, कि इतने से रोटेट हुआ है, देखो इतने से रोटेट हुआ है, तो डायग्राम ऐसे ही दिखेगा ना। हाँ सर। अब तुमको रोटेशन ध्यान से देखो, तुमको दिख रहा है एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तुमको जो रोटेशन दिख रहा है वो कौन से प्लेन में दिख रहा है, एक्स वाई में। ये लगता है एक्स से टिल्टेड, ये वाई से टिल्टेड है और एक्स की तरफ आ रहा है, लेकिन रियलिटी में वो कौन से प्लेन में रोटेशन हो रहा है, YZ में। YZ। इसीलिए मैं पहले से बताया कि एग्जैक्टली रोटेशन जिसमें हो रहा है, वो रोटेशन जो हो रहा है वो कौन से प्लेन में हो रहा है, तो आंसर है YZ। ये एक्सिस को डॉटेड बनाओ क्योंकि फोर्स वाले लाइन को तुम सीधा सीधा बनाते हो। तो ये थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, थीटा जो है ना वो एग्जैक्टली किधर से बन रहा है, तो आंसर है थीटा y एक्सिस से बन रहा है। मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विथ, फील्ड से नहीं है, वो थीटा किससे बन रहा है, y एक्सिस से। इस पर्टिकुलर डायग्राम में थीटा किससे रोटेशन हो रहा है, y एक्सिस से। कॉमन सेंस है, जब ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। यस और नो? क्या करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है, आंसर है अभी भी करंट फ्लो हो रहा है, और करंट की वैल्यू पहले भी आई थी, अभी भी क्या है, आई ही है। इस पे जो फोर्स लग रहा था एक्स एक्सिस पे, कुछ भी छेड़छाड़ हमने नहीं किया है, अभी भी फोर्स क्या लग रहा है बच्चा, F1। वाई एक्सिस में के अलोंग इधर में जो ये ए सेगमेंट है, ये क्या है, बी है, ये सी है और ये डी है। इस वाले पर अभी भी सेंटर पॉइंट पे फोर्स लगेगा जिसका नाम क्या था बच्चे, F2। यहां पे भी सेंटर वाले पॉइंट पे फोर्स लगेगा, उसका नाम क्या रहेगा, F3। यहां पे भी सेंटर वाले पे जो फोर्स लग रहा था अभी भी लग रहा है, नाम है F4। अभी तक पे किसी को प्रॉब्लम हुई क्या, हाँ या ना? तो ये डायग्राम थोड़ा एडजस्ट नहीं होता है, जल्दी से समझता नहीं है कि रोटेशन YZ प्लेन में हो रहा है, हमें लगता है कि XY प्लेन में होता है। ठीक है, बोलो। ठीक है। अब बताओ कि अब टॉर्क की वैल्यू 0 होगी क्या, बोलो, क्या अब टॉर्क की वैल्यू 0 होगी? अच्छा ये बताओ रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा, आएगा। तो आएगा ही। अब क्वेश्चन ये है कि फोर्स 4 लग रहा है, तो मैं लिखा यहां पे द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज, मेरे को लगता है कि ऐसा लिख सकते हैं टाउ नेट इक्वल टू वेक्टर टाउ नेट इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4। क्या अभी भी ऐसा लिख सकते हैं बच्चे? हाँ बोलो। हाँ सर। सर रोटेट क्यों हो रहा है? अबे रोटेट कराया तो रोटेट हो रहा है, रोटेट कराया तो देख हम बता सकते हैं ना जितना वहां पे स्टोर्ड होगा वही मैग्नेटिक डाइपोल के कॉज से, मतलब जितना हमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया वही टॉर्क उसमें मैग्नेटिक के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है Yes, sir. सिद्धांत? ठीक है, हाँ सर। अब इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। नेट टॉर्क अभी भी लग रहा है टाउ 1 प्लस टाउ 2 वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, चाहे प्लस हो माइनस हो तो ऐसे ही लिखते हैं। अब देखा क्या नेट टॉर्क की वैल्यू 0 है, हाँ या ना? आंसर है नहीं, नेट टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं है। फिर देखा कि फोर्स कितने लग रहे हैं 4, तभी तो टॉर्क 4 लिखा है वहां पे। तो देखा क्या F1 और F3 के कॉज से टॉर्क लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? ध्यान से देखो, आंसर है नहीं लग रहा है। स्टार्टिंग से रोटेशन में सिखाया गया था कि किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट से रोटेशन हो रहा है उसको पास कर जाए तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। याद करो, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर। दूसरा देख के पता चल रहा है कि ये सिस्टम कुछ ऐसा है, जब रोटेशन हो रहा है तो पता है क्या रेस्पॉन्सिबल है? इधर वाले फोर्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है। एक फोर्स अंदर लग रहा है तो दूसरा किधर लग रहा है? बाहर। ध्यान से सुनो, एक इधर लग रहा है तो दूसरा इधर लग रहा है, तब जाके क्या हो रहा है? रोटेशन। मतलब एक्स एक्सिस वाला रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इधर वाले रेस्पॉन्सिबल है, तभी तो इधर रोटेशन हो रहा है। अगर इधर वाले रेस्पॉन्सिबल होते तो ऐसे रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी देख के पता चला कि अगर ऐसे घूम रहा है तो फोर्स एक्स के अलाउ नहीं लग रहा है। डायग्राम देख के पता चला ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला कि जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, अभी रोटेशन किस पॉइंट के अबाउट हो रहा है? ओ से। देखो ये सपोज वाई एक्सिस है और रोटेशन ऐसे हो रहा है, ये प्लेन का एक्सिस मान लो और रोटेशन कुछ ऐसे हुआ है, तो ये वाई जेड प्लेन में दिख रहा है और ये सेंटर जो है वो ओ है। तो ये F1 और F3 का लाइन ऑफ एक्शन किससे पास हो रहा है बच्चे? O से। तो इसके कॉज से टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। और भी रीजन है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स टॉर्क का फॉर्मूला होता है RF sin थीटा, ये रोटेशन में सिखाया गया था। फोर्स का डायरेक्शन जो है x के अलाउ है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस r होता है और उसका डायरेक्शन भी किसके अलाउ है? x के अलाउ है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। फोर्स और r पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए भी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? 0। सो इतना पता चला कि टॉर्क ड्यू टू F1 एंड F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 0। हाँ या ना? तो ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, टॉर्क ड्यू टू F1 एंड टॉर्क ड्यू टू F2, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 0। अब निकालते हैं टॉर्क ड्यू टू F2। क्या F2 के कॉज से टॉर्क लगेगा? आंसर है, देखते हैं। इसको थोड़ा लाइन ऑफ एक्शन को पीछे खींचा। याद है टॉर्क का फॉर्मूला मैंने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिखाया था, हाँ या ना? तो देखो फोर्स ऐसे लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हुआ? ये वाला। ये डिस्टेंस क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. ऐसे ही फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को खींचते थे और ऑरिजिन से देखते थे, तो ये ऑरिजिन से क्या यहाँ पे O से पास हुआ? आंसर है नहीं। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं है। और फॉर्मूला क्या लेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब पूरा L है, ये पूरा लेंथ कितना था? L, तो आधा कितना हो जाएगा? L/2। L/2 का थीटा वाला कंपोनेंट cos और ये वाला कंपोनेंट sin। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/2 sin थीटा। किसी को प्रॉब्लम है? पक्का? तो F2 के कॉज से जो टॉर्क लग रहा है इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
कैसे किया? पूरा लेंथ l है तो आधा लेंथ l/2, ये l/2 का दो कंपोनेंट, थीटा वाला cos, ये वाला sin। सो फोर्स द टॉर्क ऑफ F2 क्या लिखेंगे बच्चे? अच्छा एक चीज और, F2 और F4 दोनों के लिए टॉर्क सेम होगा, चेक करो। इसका लाइन ऑफ एक्शन F4 का ऊपर खींचा और चेक किया, ये डिस्टेंस हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फोर्स ऐसे है और ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया ये, अगर पूरा l है तो फिर से ये भी कितना हो जाएगा l/2, थीटा वाला cos कंपोनेंट और ये वाला sin। सो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी l/2 sin थीटा। हाँ या ना? डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना नोटबुक पे कि पता चले, हालांकि नोट्स में भेज देता हूं जो पिछले साल की एक बच्ची का है, देख लेना थोड़ा बहुत करेक्ट करके। जिसका नोट्स है वही लाइंस की टॉपर है, वो पूरे डीएनएस में टॉप किए, तो एक बार देखना वो सही से बनाएंगे सर। सो टॉर्क ऑफ F2 और F4 और F4 दोनों एक और से क्या लगेगा सेम, क्यों? F2 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों क्या है सेम है, इसीलिए दोनों का टॉर्क भी क्या होगा सेम। तो मैंने लिख दिया टाउ ड्यू टू F2 इक्वल टू टाउ ड्यू टू F4 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लिखा F इनटू R परपेंडिकुलर। सो टॉर्क ड्यू टू F2 इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू F4 इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बच्चे, तो BIB, बोलो हाँ या ना, बोलो। अरे पहले ही देखे थे ना, इसका लेंथ B है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BI इंटू स्मॉल b, BIB। और डिस्टेंस देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है l/2 sin थीटा। किसी को प्रॉब्लम है? ये सारी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में ऐड कर देते हैं स्केलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में। क्यों क्वेश्चन स्केलर फॉर्म में क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि τ1 और τ3 तो 0 है और τ2 देखो ये घूम जो रहा है, जो घूम ऐसा रोटेशन हो रहा है, वो इस पे लगने वाला टॉर्क और इस पे लगने वाला टॉर्क दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? आंसर है सेम है, तभी तो एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। हाँ या ना? अरे बोलो। अगर ये ऐसे घूम रहा है इसका मतलब इस पे टॉर्क और इस पे टॉर्क दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। अगर वेक्टर में दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो हम उसको स्केलर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, सिखाया गया था। 10-10 लगे तो डायरेक्ट हम 20 कर देते हैं। सो अब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दिखा देता हूं, टाउ इक्वल टू τ1 की वैल्यू 0, τ2 प्लस τ3 की वैल्यू 0 एंड प्लस ऑफ τ4, दोनों की वैल्यू सेम है तो 2 इंटू, मतलब दो बार लिखने से बेटर है 2 इंटू एक की वैल्यू कितनी है, सो BIB इंटू l/2 sin थीटा। सो 2 कैंसल, B इंटू I इंटू LB sin थीटा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ तुम सबको पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है, सो BIA क्या हो गया sin थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। किसी को डाउट है? For n number of turns, for n number of turns, मतलब ये एक ही बात नहीं है, बहुत बार वायरिंग किया हुआ है, मतलब एक ही वायर नहीं है, एक के ऊपर एक बहुत सारा वायरिंग किया, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स क्या है ज्यादा है, तो उस टाइम में नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, बीना साइन थीटा, बीना साइन थीटा। इससे पहले ईना सीखे थे, डाइपोल की वैल्यू याद करो इना, INA, और टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है बीना। सो इना और ये बीना, एक्स्ट्रा क्या आ गया साइन थीटा। हम सबको पता है इना किसकी वैल्यू है, म्यू की। मैग्नेटिक डाइपोल किसकी वैल्यू है, म्यू की, I इंटू एन इंटू ए। जैसे इसको रख दिया सो B इंटू ये हो गया म्यू, सो आंसर क्या आ गया म्यू बी साइन थीटा। आया कि नहीं आया बोलो। सो देखो डायग्राम भी सिंपल है, सब कुछ सिंपल है, लेकिन समझना थोड़ा टिपिकल काम है, क्योंकि ये रोटेशन किस हिसाब से होता है ना, वो थोड़ा हमें देखना भारी होता है। कैसे किया पता चला?
रब करो इधर का। 9 सर, 1 मिनट। ठीक है, जल्दी कर लो फटाफट। हो गया सर। हो गया। हमें पता चला टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, म्यू बी साइन थीटा। इसी को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। टाउ इक्वल टू एग्जैक्टली हो जाता है म्यू क्रॉस बी, म्यू क्रॉस बी। टाउ इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाता है बच्चे, म्यू क्रॉस बी। कुछ डाउट बोलो। नहीं है सर। थीटा किसके बीच का एंगल है, तो लिखो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी, मतलब डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमारे पास क्या रहेगा बच्चे, थीटा। ठीक है, जल्दी बोलो। ठीक है, हाँ। सो केस वन when theta equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री, तब टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, सो म्यू इंटू बी इंटू साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। इस टाइम में उस टाइम में टॉर्क की वैल्यू 0, इस टाइम में जो टॉर्क लगता है सबसे कम मतलब 0 लगता है, सो दैट इज मिनिमम। केस 2 ले लिया बच्चे, केस 2 ले लिया व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे थीटा 90 रखा, टॉर्क की वैल्यू म्यू इंटू बी इंटू साइन 90, सबको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू जो हुई वो क्या हो गई, मैक्सिमम। कुछ भी प्रॉब्लम आया, पक्का? हाँ सर। मैं रिकनेक्ट कर रहा हूं और फिर क्वेश्चंस करते हैं। मिटाना मत। हाँ, मिटा नहीं रहा, रिकनेक्ट कर रहा हूं फटाफट। सही है। और ये करंट ऐसा है, बताओ टॉर्क की वैल्यू कितनी, तो आंसर कैसे निकालेंगे, चेक करो। हमें फॉर्मूला क्या है, म्यू बी साइन थीटा, म्यू बी साइन थीटा। म्यू तो इसका निकालने आ जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। चेक करो क्या ये डाइपोल है, हाँ या ना, अरे बोलो बच्चे, क्या ये डाइपोल है? तो इसका डायरेक्शन देखो, जैसे करंट घूम रहा है किधर है, बाहर क्या है कि अंदर है, बाहर है। यस और नो, अरे बोलो बाहर आया कि नहीं आया बच्चे। और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी किधर है, बाहर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इसी केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता या करंट का डायरेक्शन उल्टा होता, तो अभी चेक करो एग्जैक्टली डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, सो डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव एक्सिस के अलोंग है, तो वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 180, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई, 0। यही केस तो इससे पहले वाले डायग्राम में बनाया था, जो फील्ड में ऐसे प्लेस कर दिया था, वहां पे उन दोनों के बीच का एंगल कितना था बच्चे, 0 था। कुछ बोला, पता चला? अरे हाँ या ना, सर नहीं पता चला। अबे इधर देखो, थीटा किसके बीच का एंगल है, देखना थोड़ा। म्यू क्या है, डाइपोल का डायरेक्शन कैसे देखेंगे यहाँ पे, तो जैसे करंट घूम रहा है वैसे घुमाओ हाथ, राइट हैंड रूल बताया था ना, करंट जैसे घुमा रहा है घुमाओ, किधर आ गया, बाहर, जेड एक्सिस के तरफ आया कि नहीं आया, जेड एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड पहले पॉजिटिव जेड एक्सिस मैंने दिखाया था कि नहीं दिखाया था, हाँ सर। दोनों के बीच का एंगल, हाँ तो 0 ना, खत्म ना 0। यही डायग्राम तो आउटवर्ड करके थोड़ा देर पहले बनाया था। अब ये क्रॉस में सपोज है, डाइपोल का डायरेक्शन बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच का एंगल 180, तब भी टॉर्क की वैल्यू 0। हाँ वेरी गुड। सो चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, उसके बाद कुछ और करते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं।
सो बोर्ड का ही क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत किस्मत अच्छी रही तो नीट में ऐसे मिल जाते हैं, जेईई में नहीं पूछे जाते। सो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है, ठीक ठीक। क्वेश्चन क्या है देखो, द मैग्नेटिक डाइपोल, द magnetic dipole of dipole moment moment 200 ampere meter square is placed in uniform magnetic field, B for magnetic field equal to B equal to दिया है 2 into 10 raised to power 3 Tesla, 2 into 10 raised to power 3 Tesla, full stop. Find first one, maximum torque, second one, minimum torque, third one, third one, torque when the plane of dipole makes an angle 60 degree with magnetic field. ट्राई करोगे कि मैं करूं? हो जाएगा तो करो फिर। 1 मिनट में आंसर बताओ। फिर से चेक करो। फिर से चेक करो कितना? बताओ जल्दी कितना? 2 into 10 raised to power 5। तुमने एंगल 60 लिया, एंगल की वैल्यू 30 है। इतना देर से मैं प्रवचन सिखा रहा था। सिंपल है कि सपोज एक डाइपोल है, कितना है मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री। अब लेट कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये कोई डाइपोल है, ये डाइपोल है। सो ये डाइपोल का प्लेन कितने एंगल फॉर्म कर रहा है बच्चे? 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना? अरे बोलो। ये एक प्लेन है जो कि प्लेन जो है कितना एंगल बना रहा है बोलो? अब एंगल ये बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल प्लेन से परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो। देखो इधर ये एक्सिस है और ये एक प्लेन है। ये डाइपोल है, सर्कुलर रेक्टेंगुलर कुछ भी हो सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब ऊपर से यहां से जो एंगल दिख रहा है कितना डिग्री? 60 डिग्री। हाँ या ना? अरे बट एंगल जो है वो तो ये से देखते ना, डाइपोल से। डाइपोल का डायरेक्शन तो ये हो जाएगा ना उससे परपेंडिकुलर। प्लेन से परपेंडिकुलर क्या होता है? डाइपोल। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तो वह एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हाँ या ना? अरे बोलो। अरे सच में पता चला? हाँ सर। सबको पता चला? एग्जैक्टली डाइपोल का डायरेक्शन तो ये हो गया, तो तुमको तो डाइपोल से एंगल लेना है ना मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये एंगल कितना दिखेगा तुमको? 30 डिग्री।
सो ये तो समझ में आया सबको, फर्स्ट सेकंड समझ में आया होगा। थर्ड वन, टॉर्क की वैल्यू म्यू बी साइन थीटा की वैल्यू कितना लेंगे 30 डिग्री, तो आंसर आएगा 2 × 10⁻⁵ समथिंग 5 क्या न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है, ठीक है, चलो हेडिंग द लॉरेंस फोर्स मैंने बताया था। इससे पहले जो मैग्नेटिक फोर्स मैंने सिखाया था, मैंने बताया था कि वो लॉरेंस बाबा ने डिफाइन किया था, बट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो लॉरेंस ने स्टेटमेंट दिया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट था। तो चलो हेडिंग दो, एक या दो मार्क में पूछते हैं लॉरेंस फोर्स बोर्ड में। सो हेडिंग दिया लॉरेंस फोर्स, क्या इन्होंने बोला सुनो, when a charged particle is projected in combined electric field and magnetic field, मतलब क्या किया है क्या बच्चे पता चल रहा है, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट में भेजा गया है। सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन it will experience electric force as well as magnetic force। क्या किया पता चला, हाँ या ना, बोलो। दैट इज F net इक्वल टू Fe प्लस Fm, वेक्टर के फॉर्म में Fe प्लस ऑफ Fm। Fe को हम लिख सकते हैं Q इंटू E, और इसको क्या लिख सकते हैं Q इंटू V क्रॉस B। जरूरत पड़ने पे Q अगर कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं वेक्टर E प्लस V क्रॉस B। समझ आया कि समझ नहीं आया, जल्दी बोलो। आज सच में पता चला क्या किया, ठीक है। सो ये कंबाइंड उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, पहले इसको डिफाइन किया, एक्चुअली ये उन्होंने डिफाइन किया था QVB, और ये तो कूलम बाबा ने डिफाइन किया था F इक्वल टू QV। बाद में इसने आगे बोला कि देखो अगर कंबाइंड इफेक्ट में भेजते हैं ना किसी भी चार्ज पार्टिकल को, सो बोथ काइंड ऑफ फोर्स कैन एक्ट ऑन इट, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो जनरली एक मार्क में ये पूछते हैं कि लॉरेंस फोर्स का डेफिनेशन बताओ क्या है, रब करो। अब हेडिंग दो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव हो बोर्ड हो, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडिंग इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in combined electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड से ई से डिनोट कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ दो डिवाइस बनाए गए, एक देखने वाले हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, और दूसरा देखने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। एक है वेलोसिटी सेलेक्टर और दूसरा साइक्लोट्रॉन। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में हम देखने क्या वाले हैं, तो एग्जैक्टली दोनों में क्या करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों में, चाहे वेलोसिटी सेलेक्टर हो या साइक्लोट्रॉन हो, दोनों में मोशन मींस एक चार्ज पार्टिकल को भगाया जाता है इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पक्का। तो फर्स्ट वन हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चे, हम वेलोसिटी सेलेक्टर, बाद में हम देखेंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है, से लेक्टर।
सो वेलोसिटी सिलेक्टर नाम से क्या पता चल रहा है वैसे? बोलो बच्चे। सर वेलोसिटी को सिलेक्ट करने का है। अच्छा, वेलोसिटी को सेलेक्ट करने का है, ऐसा? ठीक है, सही है, वेलोसिटी को सेलेक्ट करने का है। अब सिद्धांत ने बोला तो मानना ही पड़ेगा। सो देखो इधर ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड ले लिया P, ये प्लेट ले लिया, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, हाँ या ना? यस सर। किधर होगा? ऊपर से नीचे, मतलब +2 माइनस, ये कंबाइंड इफेक्ट दे दिया गया V और E का, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब वेलोसिटी सिलेक्टर क्यों यूज करते हैं, ध्यान से सुनो। हमें बहुत बार जब बम्बार्डिंग करानी होती है ना, बहुत बार जब हम बम्बार्डिंग कराते हैं, फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तुमने सीखा होगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, सीखा था कि नहीं सीखा था? हाँ, सो वहां पे भी एक्चुअली किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक्सेलरेट करा के, मतलब वेलोसिटी से हिट कराना होता है। अब वो वेलोसिटी एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, सपोज एक फिक्स है कि 2 × 10⁵ स्पीड से ही जाके हिट करना चाहिए। हमें पता भी तो होना चाहिए कि उसकी स्पीड उतनी है। क्या बोला, पता चला कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट करा है। अब वो चार्ज पार्टिकल इतने हल्के होते हैं कि जरा भी इधर उधर हुआ ना तो उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो आउट ऑफ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स वी हैव टू सेलेक्ट ओनली वन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, only one velocity of charge particle which we have to need। मतलब बहुत सारे यहां से इलेक्ट्रॉन भेजेंगे और वो एक ही वेलोसिटी इधर से बाहर निकलेगी जो हमें सेलेक्ट करना है। इस पूरे सिस्टम का नाम दे दिया जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए रहती है और उसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हम यहाँ पे पता कर पाते हैं कि कैसे पता चलेगा कि v कितना होना चाहिए। अब v किस पे डिपेंड करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना उस टाइम में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या वही वेलोसिटी बाहर निकल रही है, उसी वेलोसिटी को जहां पे हमें हिट कराना है या जहां पे प्रोजेक्ट कराना है वो हम करा सकते हैं। कैसे होगा चेक करो। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को ही लेते हैं, 3 पार्टिकल ले लिया। कितने पार्टिकल लिया बच्चे बोलो? 3 पार्टिकल। अब तीनों पार्टिकल को भगाया इधर ही, मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलाउंग है, नेगेटिव जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई, और पार्टिकल को प्रोजेक्ट किधर कराया, तीनों को एक्स के अलाउंग। तीनों किधर कराया, एक्स के अलाउंग। अब वही पार्टिकल सीधा जाएगा, ध्यान से देखना, इसमें से एक पार्टिकल जो रहेगा वो सीधा जाएगा, कोई ऐसे डेविएट हो जाएगा, कुछ इधर डेविएट हो जाएगा। जो डेविएट हो जाएगा वो आगे जाएगा नहीं, जो आगे जाएगा उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन है उसको जो सेलेक्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा। जो बिना डिफ्लेक्ट हुए बिल्कुल स्ट्रेट बाहर निकल गया, उस पे एग्जैक्टली लगने वाला फोर्स डिसाइड करेगा कि वो बाहर निकलेगा या बाहर नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हटके हुए, अब सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक है, सुनो इधर। ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल को इधर से हमने प्रोजेक्ट किया इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। कौन बाहर निकल पाएगा? जिसमें लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। दोनों यहाँ पे फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, स्टिल इसी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बाहर निकल जा रहा है। उसी वेलोसिटी को हम उसी चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करते हैं, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, एंड देन जहां पे स्ट्राइक करना होता है या जहां पे बम्बार्डिंग करानी होती है, जहां पे प्रोजेक्ट कराना रहता है, वहां पे करा पाते हैं। इसी कंप्लीट अरेंजमेंट को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल को हम सेलेक्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन है कैसे कर पाते हैं, तो चेक करो। ये अनरिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन तभी पास हो पाएगा जब एफ नेट की वैल्यू क्या होगी बच्चे, वहां पे लगने वाली क्या होगी, 0। यस और नो? तो पहले एक काम करते हैं, उसका डेफिनेशन थोड़ा भाषण लिख लेते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये होता क्या है, इट इज एन
arrangement of combined electric field and magnetic field in which a charged particle of particular, जो हम चाहते हैं, particular velocity is selected out of beam of charged particles. beam of charged particles मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स है वहां पे. क्या किया पता चला? यस और नो? हाँ. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ये क्या होता है, सेलेक्ट कैसे कर पाते हैं? सो दिस इज ओनली हैपन when F net की वैल्यू, when force acting on the charged particle, net force लिखो. When net force acting on the charged particle is equal to 0, सही है. that is F net की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? Fe एंड प्लस क्या हो जाएगी? Fm इक्वल टू क्या हो गया? 0. किसी को प्रॉब्लम है? हाँ. अब इसी Fe को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो. Q into E प्लस ऑफ V क्रॉस B इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? अरे बोलो. सो E Q की वैल्यू उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 0. तो क्या वेक्टर E इक्वल टू माइनस V क्रॉस B लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? पक्का समझ में आया ये कंडीशन? किसी को डाउट? जल्दी बोलो, किसी को डाउट है क्या? हाँ. रब करूं ये इधर वाला रब करूं? ये कंडीशन बहुत काम का है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. जेडबल में बहुत घुमा देते हैं, जेडबल में और इसमें नीट में, इसी ये पे घुमा देते हैं, डायरेक्शन में लोग घूम जाते हैं. ये याद रखना नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है. तुम आगे पीछे करके इस रिलेशन को निकाल सकते हो. इसी का मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन मैं सिखा देता हूं. चेक करो यहां पे. अगर यहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होना है, इसका मतलब लिख सकते हैं Fe इक्वल टू Fm. क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? हाँ या ना? सो E इंटू ई, अगर इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं तो E इंटू ई इक्वल टू E इंटू बी इंटू बी लिख सकते हैं क्या? देखो तो इस अरेंजमेंट में ध्यान देना है, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होंगे. ये पॉइंट में नहीं लिखा है. इसमें क्या है? वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये पूरे अरेंजमेंट में क्या होता है? ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे होते हैं. इसी ये जो वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट जो होता है, उसमें V, E, B तीनों एक दूसरे से क्या होता है? परपेंडिकुलर. E और E कैंसल, सो V इक्वल टू क्या हो गया? E by B. किसी को प्रॉब्लम है? सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और हम ही क्या प्रोवाइड करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया, मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया. इन दोनों की वैल्यू हमें पता होती है. E और B के वैल्यू के पता होने से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं? V की. क्या किया पता चला? E और B के वैल्यू से ही हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं? V की. कि जो पार्टिकल निकला उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली कितनी है. तो हमें पता चल गया कि ठीक है, हमने डिसाइड किया कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं और सपोज हमें उसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड चाहिए. कितने चाहिए बच्चे? 200 मीटर पर सेकेंड. तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ले लिया 2 × 10⁵
तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लेना पड़ेगा बच्चे? सो 10⁻³ कितना 3 आया ना? सो आंसर कितना आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। बोलो। सो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को हम सेलेक्ट कर पाते हैं, इसी सेलेक्टर को, इसी अरेंजमेंट को ना हम नाम क्या दे देते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर। तो ये वाला जो था इससे पहले v e के साथ जो रिलेशन दिया था वो किसके फॉर्म में था? किसके फॉर्म में था? वेक्टर के फॉर्म में। और ये किसके फॉर्म में? स्केलर के फॉर्म में। ध्यान रखना है बच्चे आपको, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस। वेलोसिटी अगर x एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y एक्सिस के अलोंग है, तो 100% मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग होना चाहिए? z एक्सिस के अलोंग। मतलब तीनों का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तीनों का डायरेक्शन होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब इसमें F नेट की वैल्यू 0 कैसे हुई होगी चेक करो। चार्ज पार्टिकल है, फील्ड के अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स किधर लगा होगा? ऊपर। हाँ या ना? अरे देखो दिखा देता हूं फोर्स कैसे लगा होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा बच्चे? ऊपर, इसमें डाउट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है? अंदर। हाँ या ना? अरे ऐसे जा रहा है, अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बट मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब किधर है? अंदर है। चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर, फोर्स किधर? ऊपर। लेकिन वो तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए था ना, नेगेटिव के लिए किधर लगा होगा? नीचे। इसीलिए वो अनडिफ्लेक्टेड होकर किधर गया? आगे। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर ये सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है? हाँ, अगर दोनों नॉन यूनिफॉर्म जरा भी ये हुए तो डायरेक्शन जरा भी चेंज हुआ तो सीधा जाएगा क्या? तब वो बाहर निकल पाएगा भी क्या? हाँ सर। तो बाहर निकलेगा नहीं तो तुम क्या सेलेक्ट करने वाले हो? तुमको सेलेक्ट भी तो करना है। एक वैल्यू से जितने इस टाइप के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब बाहर निकल जाएंगे, जिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, जो बिल्कुल परपेंडिकुलरली निकल ले वो निकल जाएगा बाहर। सो ये फोर्स का और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है पता चला क्या? पक्का? इसका मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जरा भी चेंज नहीं होगी। ठीक है। और जब साइक्लोट्रॉन से निकलता है ना तो एक्सेलरेट करते हुए निकलता है, तो जितना घूमते जाएगा घूमते, एक्सेलरेट बाद में नहीं करता है, एक्सेलरेट करा के स्पीड बहुत बढ़ा देते हैं, बहुत सारा स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो दिखेगा क्या? साइक्लोट्रॉन में। तो ये दोनों के दोनों कंबाइंड इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें वेलोसिटी सेलेक्टर आज देख लिए और दूसरा वाला आज नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास का दूसरा टाइम हो जाएगा। एक क्वेश्चन करा दूं क्या? एक क्वेश्चन करा दूं? इसके ना बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, देखता हूं मेरे पास अगर कुछ होता है तो होगा बहुत सारा होगा। मैं नोट्स भेज देता हूं ना, उसमें से देख लेना क्वेश्चन। A stream of charged particles are moving undeviated with a velocity of 500 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या बोला है सुनो, स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, बोला आर मूविंग अनडेविएटेड। अनडेविएटेड जैसे बोला, आगे स्टेटमेंट दिया है कि मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्रॉस्ड मतलब क्या? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, और उससे परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, मतलब क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया और वो अनडेविएटेड पास हो रहा है। तो पूछा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्वेश्चन है ऐसा कि v की वैल्यू है 500 मीटर पर सेकेंड और बोला है ना कि क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है और ये उसमें प्लेस किया जा रहा है। सो अगर ये अनडेविएटेड पास हो रहा है, इसका मतलब ये भी उससे क्या होगा? परपेंडिकुलर। v की वैल्यू दिया है, e की वैल्यू शायद 2 into समथिंग 10⁻³ कर दिया है न्यूटन पर कूलम, तो बोला v की वैल्यू क्या होगी? तो कॉमन सेंस, अनडेविएटेड पास हो रहा है तो यहाँ स्ट्राइक होना चाहिए। एक ही कंडीशन हो सकता है जब नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब वेलोसिटी सेलेक्टर जैसा कुछ रहा होगा वहां पे, तो उस टाइम में डायरेक्ट क्या रिलेशन यूज कर देंगे? v equal to e by b, on the basis of v and e we can find the value of b। ठीक है,
और फालतू क्वेश्चंस होते हैं और कुछ नहीं, टाइम हो गया। एक बार इसके क्वेश्चंस ना, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस है, सुनो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन को मत ये करना, अगर पढ़ना है तो थोड़ा बहुत देख सकते हो, जनरली साइक्लोट्रॉन नहीं करने की जरूरत है। इसमें जो क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चन को थोड़ा तुम लोग ट्राई करना, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कराए हैं, ठीक है? Yes, sir. ठीक है सर। चलो आज के लिए थैंक यू।